हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं मिड सेशन का लास्ट पेपर 33। अब इसमें देखिए पहला जूलॉजी का जो क्वेश्चन दे रखा है 91 से। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए जो है वो आपको सारे ब्लैंक स्पेस है उनको फिल करना है। पहला देखा हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में होता है? तो सबसे पहला अगर हम देखें तो पोरीफेरा में पॉसिबल है, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है और या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। क्लियर यहां तक? बाकी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सेकंड या थर्ड। अगला है सिलोम इज नॉट सीन इन प्लेटियलमिंथिस। तो इसमें क्या आना चाहिए? प्लेटियलमिंथिस। तो इसके साथ नेक्स्ट पे प्लेटियलमिंथिस, तो कौन सा होना चाहिए? इसके साथ आ गया प्लेटियलमिंथिस। क्लियर यहां तक? पोरीफेरा ए पे, बी पे प्लेटियलमिंथिस। रेडियल सिमेट्री इज सीन इन फाइलम सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। तो इसके साथ सी पर इकाइनोडर्मेटा, तो क्या होना चाहिए? सी पे इकाइनोडर्मेटा आ गया। अगला दे रखा है फाइलम बिलोंगिंग टू नॉन कोऑर्डिनेट सीज। अब इसके साथ पोरीफेरा हो जाएगा। नॉन कोऑर्डिनेट से वैसे तो सारे ही नॉन कोऑर्डिनेट्स के हैं, पर इसके हिसाब से मैचिंग के हिसाब से पोरीफेरा सही आ रहा है इसके साथ। ई आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल आर्थ्रोपोडा एनालिडा से लेके स्टार्ट होता है। तो ये इसके हिसाब से आप देखें तो यहाँ इकाइनोडर्मेटा दे रखा है, इसलिए गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट जाएगा, इसका आंसर सेकंड हो गया। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 92। गिवन बिलो आर टू आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनालिडा। एनालिडा से रिगार्डिंग जो है वो स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इसमें क्या देखना है आपको? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एक्वेटिक एनालिड्स पोजेस लैटरल अपेंडेजेस, सही है। पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे निरीज है वो कैसा होता है? एक्वेटिक एनालिड्स है। तो निरीज के अंदर एक्वेटिक एनालिड्स में जो है वो क्या होते हैं? पैरापोडिया होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। करेक्ट है। नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी करेक्ट है। नेफ्रिडिया ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अगला एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है वो किस में होती है? प्लेटियलमिंथिस में होती है। एनालिडा में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है उसमें। क्लियर यहां तक? तो ये इनकरेक्ट हो गया। अगला देखें टेरेस्ट्रियल फॉर्म इज डायोसियस। टेरेस्ट्रियल फॉर्म कैसी होती है? डायोसियस या यूनिसेक्सुअल, ये भी गलत है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आपको ध्यान है अर्थ फॉर्म होता है, हेरुडिनेरिया होता है। कैसे होते हैं? हेरुडिनेरिया वैसे पैरासिटिक है, ये कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं ये, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। एक्वेटिक फॉर्म फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर, ये भी गलत है। फ्रेश वाटर मैराइन वाटर दोनों में पॉसिबल है। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? इसमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, पहला और दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। अगले पे आए, विच फीचर आर कॉमन टू एनिमल्स बिलोंगिंग टू क्लास एम्फीबिया एंड क्लास रेप्टिलिया। एम्फीबिया और रेप्टिलिया क्लास के लिए कॉमन कैरेक्टर कौन सा है वो आपको बताना है। पहले में दे रखा प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, तो गलत हो गया, क्योंकि स्केल्स एम्फीबिया में होते ही नहीं है। अगला है प्रेजेंस ऑफ टिम्पेनम, पोइकिलोथर्म्स एंड यूजुअली 3 चैम्बर डाइट, ये करेक्ट है। ये दोनों के लिए कॉमन कैरेक्टर हो गया जो एम्फीबिया में भी है और रेप्टिलिया में भी है। प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, ओविपेरस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस और क्लोएका तक कॉमन है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एम्फीबिया में होता है, रेप्टिलिया में नहीं होता है। तो कॉमन कैरेक्टर देखना जो दोनों में हो। स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिमी, ये भी एम्फीबिया का कैरेक्टर है, ये रेप्टिलिया का नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? कॉमन कैरेक्टर के लिए सेकंड आ जाएगा। क्लियर? आगे देखें 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू। इनकरेक्ट देखना आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के लिए कौन सा है। तो पहला आप देखें द सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, पहला ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि फैट को स्टोरेज करने के लिए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? फैट स्टोरेज के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा इनमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या दे रखा है यहाँ? एरियोलर टिश्यू दे रखा है, इसका मतलब ये
इनकरेक्ट हो गया। तो पहला इनकरेक्ट है। सेकंड, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो, करेक्ट है। एरियोलर टिश्यू सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क, एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्ट सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ये भी करेक्ट है। दे सेक्रेट द पॉलीसेकेराइड व्हिच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स, जो मैट्रिक्स बनाती है वो पॉलीसेकेराइड है, वो सिक्रीट करती है ये, तो ये भी करेक्ट है। तो पूछा क्या है इसमें, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू। इनकरेक्ट कौन सा इनमें, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा हो गया, फर्स्ट जो है वो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्लियर। आगे देखें 95, आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई इन द गिवन फिगर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इनको आइडेंटिफाई करना है। ए जो है वो क्या है, वासा फ्रेंचिया, ए वासा फ्रेंचिया, बी टेस्टिस, सी बीडर कैनाल है, इसमें ये एड्रिनल ग्लैंड है, और उसके अंदर जो है वो ये डी फैट बॉडी होगी, ई जो है वो इसमें क्या रहेगी, इसकी बीडर कैनाल होगी। अब उसके हिसाब से ये आप देखें, फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट और यूरेटर इन फीमेल, क्लोएका रेक्टम, ये दे रखे हैं। अब आपको करेक्ट मैचिंग जो है वो इसके अकॉर्डिंग आपको देखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम एंड देयर फीचर्स। ए में बता रखा है बीडर कैनाल, ए क्या दे रखा है यहाँ, वासा फ्रेंचिया है, तो ए तो इनकरेक्ट हो गया। अगले पे आए, बी टेस्टिस, ओवर्ड या अंडाकार जो है वो वृषण, तो ये ओवर्ड टेस्टिस बी वाला करेक्ट है यहां तक। अधेयर टू अपर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के अपर पार्ट पर ये चिपका हुआ होता है, ये भी करेक्ट है। और मेजोर्कियम लिगामेंट के थ्रू जो है वो इसके साथ ही है जुड़ा रहेगा, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट मैचिंग जो है वो कौन सी होगी इसमें, सेकंड वाली जो है वो करेक्ट मैचिंग होगी। सी में दे रखा है एड्रिनल ग्लैंड, आगे नो फंक्शनल कनेक्शन, नो फंक्शनल कनेक्शन दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, और मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करती है, ये गलत है इसका। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। आगे देखें 96, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, ट्रू और फॉल्स देखना है इसमें भी। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इन फीमेल कोक्रोच एवरी ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 10 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। 10 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स नहीं होती, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, और दोनों में मिलाकर 16 होती हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया। कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग है वो इनकरेक्ट हो गया। किसके कारण, 10 ओवेरियन जो है वो ट्यूब्यूल्स बता रहा है, होती कितनी है, 8 होती है, तो ये इनकरेक्ट। अगला देखें, इन कॉकरोच द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म, ये करेक्ट है। 13 टाइम मोल्टिंग करके वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अगला स्टेटमेंट देखें, इन मेल कॉकरोच जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डोर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम, ये भी करेक्ट है। मेल में जेनिटल पाउच है वो किससे बना होता है, 9th 10th टर्गाइड से और 9th स्टर्नाइड से, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगी, जेनिटल पाउच या जेनिटल चैम्बर बनाएंगी मेल में, तो ये भी करेक्ट है। अगला, इन कॉकरोच द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, ये भी करेक्ट है। कॉकरोच के ब्लड में, जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा होगा, और दूसरा उसमें हीमोसाइट सेल्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, पहला फॉल्स है और उसके बाद सारे ट्रू है, तो पहला फॉल्स और उसके बाद तीनों ट्रू स्टेटमेंट है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसकी अगर हम बात करें तो पहला दे रखा है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू ए नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि क्या दे रखा है इसमें, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू ए नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का नेटवर्क आगे नहीं बनाए गए, ये आगे जो नेटवर्क बनेगा तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या बनाएंगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलर डक्ट, फिर एट्रिया, एल्वेलर सेक एंड एल्वेलाई। तो ये ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई का जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री बनाती हैं, वो एक जाल या नेटवर्क बन सकता है ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलर डक्ट का। ये इसमें गलत दे रखा है, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का नेटवर्क ये बना नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। एल्वेलाई हाईली वस्कुलराइज्ड सही है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, पैराइटल प्लूरा एंड
विसरल प्लूरा, ये भी करेक्ट है। द प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या आंसर चला जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट जाएगा। क्लियर यहां तक। इसके बाद देखें 98 में, अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ एक्सपायरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग फर्स्ट। एक्सपायरेशन अगर कर रहा है कोई, एक्सपायरेशन के लिए क्या होना चाहिए, अंदर प्रेशर जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर होगा तो एक्सपायरेशन होगा। और पॉजिटिव प्रेशर बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो क्या होगा, डायफ्राम फ्लैट की बजाय डोम शेप होगा, तो डायफ्राम डोम शेप होगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स होने के कारण रिब्स और स्टर्नम अंदर की तरफ या डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, इससे थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अंदर प्रेशर पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर होते ही एयर एक्सपेल आउट हो जाएगी। क्लियर यहां तक। तो सबसे पहला क्या आना चाहिए, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड स्टर्नम। सबसे फर्स्ट ये आएगा, डायफ्राम की मसल्स और स्टर्नम की जो मसल्स होती हैं ये रिलैक्स होती हैं। क्लियर यहां तक, स्टर्नम डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। अगला है रिडक्शन ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम, सेकंड पे यह आ जाएगा, ये भी सही है यहां तक। एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, ये गलत है। इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, थर्ड पे ये आना चाहिए। प्रेशर इंक्रीज होगा तब एयर बाहर निकलेगी, ऐसे नहीं कि एयर पहले बाहर निकल रही है प्रेशर बाद में इंक्रीज हो रहा है। क्लियर यहां तक, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव होगा पहले, तब अंदर से एयर है वो बाहर एक्सपेल होंगे, तो उसके बाद एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, फोर्थ पे ये आएगा। तो पहले पे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। आगे देखें 99, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद सम ब्लैंक्स। सम ब्लैंक्स के साथ जो है वो उसमें स्टेटमेंट देखना आपको। पहला दे रखा, एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज, क्या कहेंगे, अगर कोई पर्सन फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके एडिशनल वॉल्यूम एयर का बाहर एक्सपेल कर रहा है, क्या कहेंगे उसको, ईआरवी, एक्सपायरेशन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। क्लियर यहां तक। तो ये ईआरवी होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, समझ गए। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो एक तो टाइडल वॉल्यूम से जो बाहर निकाल दिया वो टाइडल वॉल्यूम टीवी हो गया, उसके बाद एडिशनल वॉल्यूम जो है वो एयर का कितना वो एक्सपेल आउट कर सकता है, किसके थ्रू, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के थ्रू, क्या कह देंगे उसको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी। तो ये ईआरवी हो जाएगा। द एवरेज आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम इज, एवरेज रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 टू 1200 मिलीलीटर, ये एवरेज जो है वो आरवी या रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। अगले पे आप देखें, बाय एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी कैन बी डिवाइज्ड। अगर कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को आप ऐड करके ले रहे हैं तो वो क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जिनके अंदर आपने पढ़ी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल पल्मोनरी कैपेसिटी, समझ गए। तो ये इनके अंदर जो है वो सारे क्या होंगी, ये पल्मोनरी कैपेसिटी कहेंगे इनको। तो फर्स्ट पे क्या आना चाहिए, ईआरवी, फर्स्ट पे ईआरवी, इसमें दे रखा है इसमें दे रखा है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से आना है। अब उसके बाद आरवी, आरवी 1100 से 1200 ml, इस पे आ रही है सेकंड ऑप्शन पे, तो सेकंड ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। उसके बाद पल्मोनरी कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन कंफर्म हो गया। क्लियर यहां तक। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, इसका सेकंड आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, एसरसन रीजन का क्वेश्चन है, द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, करेक्ट है। ये क्या है, एल्वेलाई एंड देयर डक्ट, एल्वेलाई और उसकी जो डक्ट होती हैं, एल्वुलर डक्ट, एट्रिया, एल्वुलर सेक, ये सब जो है वो क्या बनाती हैं, एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सचेंज पार्ट बना रही हैं, जहां पे O2 और CO2 का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। अगला, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सचेंज पार्ट है वो हम कौन सी साइट को कहेंगे, जहां पर O2 और CO2 का एक्सचेंज हो सकता हो, वो साइट जो है वो क्या होती है, उसकी एक्चुअल साइट होती है, तो एक्सचेंज पार्ट होता है उसका। अब इसमें आप देखें, एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन ए को करेक्ट एक्सप्लेन
नहीं कर रहा है। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? सेकंड आ जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर यहां तक? आर भी सही है, ए भी सही है, लेकिन आर इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सचेंज पार्ट क्यों बना रहे हैं? इनके अंदर O2 CO2 का एक्सचेंज जो है वो हो सकता है इनके अंदर, लेकिन ये आगे क्या देखा, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। एक्चुअल डिफ्यूजन की साइट होती है, ये उसको डिफाइन कर रहा है कि एक्सचेंज पार्ट होता है क्या है। समझ में आ गई? इसलिए ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है ये इसमें जो है वो स्टेटमेंट सही है अपने आप में। क्लियर यहां तक? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए था, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, रीजन करेक्ट क्या होना चाहिए था कि एल्वियोलर और उनकी डक्ट जो है वो एक्सचेंज पार्ट क्यों बना रही है, इसका रीजन आना चाहिए था। तो एक्सचेंज पार्ट क्यों बना रही है? क्योंकि उनके अंदर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन रही है उसकी थिकनेस कम होती है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के इनके बीच में जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है, और कम थिकनेस के कारण वो क्या कर सकती हैं, दोनों गैसेस का इजीली डिफ्यूजन कर पाती है। समझ में आ गई? वो रीजन अगर आता तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता हो। क्लियर यहां तक? तो एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? समझ में आ गया? रीजन क्या होना चाहिए था इसका कि इनके बीच बनने वाली जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कम होती है, थिकनेस कम होने के कारण जो है वो इनमें से होने वाला डिफ्यूजन इजीली होता है। क्लियर यहां तक? तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए, Which of the below statements are correct and incorrect? करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट दे रखा है, प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 15% ऑफ द ह्यूमन ब्लड। प्लाज्मा ह्यूमन ब्लड के कितने परसेंट पार्ट को कंपोज कर रहा है? 15% पार्ट को कंपोज कर रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कितने परसेंट पार्ट को कंपोज करता है? 15% को कंपोज करता है, इसलिए ये 55% पार्ट को कंपोज करता है, इसलिए 15% इनकरेक्ट है। एल्बुमिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, ये भी गलत है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन है, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो सेकंड भी गलत है। अगला, फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म, ये करेक्ट है। फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, दोनों इनएक्टिव फॉर्म में। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के बाद जो है वो क्या करते हैं? एक्टिव बाद में होते हैं, और बाद में एक्टिव होने के बाद जो है वो ब्लड को क्लोट करते हैं। क्लियर यहां तक? दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ये, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन को हटा दें, तो बचा हुआ जो प्लाज्मा होता है वही क्या होता है? सीरम होता है, ये करेक्ट है। प्लाज्मा कंटेन्स मिनरल्स लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन अलोंग विद ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स, ये भी करेक्ट है। तो इसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं, तो करेक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड है वो इनकरेक्ट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर यहां तक? आगे देखें 102 में देखें, मैच द फॉलोइंग कॉलम, दोनों में कॉलम मैचिंग करवानी है फर्स्ट सेकंड की। पहला दे रखा है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या आ जाएगा? एक्सीलरेट हार्ट बीट, एक्सीलरेट हार्ट बीट। सेकंड, तो इसका सेकंड इसमें आ रखा है और इसमें आ रखा है। आगे चले, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब जो है वो क्या होगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन, पैराथायरॉयड ग्लैंड का ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होना, तो उसके कारण जो है वो क्या हो सकता है? डीमिनरलाइजेशन होगा। पीटीएच का हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या करेगा? बोन मास से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करेगा। तो बोन मास से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करेगा, बोन की मैट्रिक्स से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करेगा, तो क्या होता जाएगा? उसको क्या कहेंगे हम? डीमिनरलाइजेशन कहेंगे। तो डीमिनरलाइजेशन करेगा। ऑक्सीटोसिन, ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, लेबर पेन इंड्यूस करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण जो है वो मिक्सिडीमा हो जाएगी। और एल्डोस्टेरोन है,
वो साल्ट वाटर बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना, साल्ट वाटर बैलेंस करना, ये किसका काम रहेगा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आना चाहिए? एड्रेनालिन एक्सेलरेट हार्ट बीट। सेकंड बी के साथ 5, बी के साथ 5 यहां तक सही है। और उसके बाद देखें सी के साथ चाइल्ड बर्थ 4th, ये यहां तक सही है। उसके बाद देखें हाइपोथायरॉयडिज्म मिक्सिडीमा 1st, ये सही है। और उसके बाद एल्डोस्टेरोन साल्ट वाटर बैलेंस 3rd। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इस तरीके से मैचिंग हो जाएगी कॉलम की। अगला दे रखा है ए कार्डियक डिसऑर्डर एक्स इज कॉमन अमंग द मिडिल एज्ड टू एल्डरली population, include symptom of acute chest pain. Based on the information given, identify the disorder and its cause. डिसऑर्डर कौन सा हो गया? एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है जो मिडिल एज से लेकर एल्डर एज तक किसी भी एज में पॉसिबल हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा जो होती है वो मिडिल एज और ओल्ड एज में होती है। कौन सी डिजीज की बात कर रहा है? एंजाइना पेक्टोरिस। और एंजाइना पेक्टोरिस है वो कब होता है? जब मसल्स को, कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की इनएडिक्वेट सप्लाई होती हो। ऑक्सीजन की इनएडिक्वेट सप्लाई के कारण जो है वो क्या होता है? जैसे जैसे हार्ट बीट करता है वैसे वैसे उसमें पेन होते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन होते हैं, असहनीय दर्द होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कहेंगे। तो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर आ जाएगा एंजाइना डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, इनएडिक्वेट सप्लाई होगी, तो क्या होगा? हार्ट मसल्स जो है वो हार्ट बीट करते टाइम जो है वो क्या करेगी? पल्सेशन करते टाइम पेन करने लग जाएंगी, दर्द होने लग जाएगा, उसी को हम कहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। क्लियर? आगे देखें, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। एट्रियल सिस्टोल इंक्रीज द ब्लड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 70%। 70% तो पहले से ही आपको ध्यान है, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल है, उसी टाइम 70% ब्लड तो वेंट्रिकल में वैसे ही फिल हो रहा है। एट्रियल सिस्टोल जब होगा उस टाइम कितने परसेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है? वो 30% ब्लड फ्लो को और इंक्रीज कर रहा है। 70% ब्लड फ्लो तो जो पार्शियली ओपन वाल्व होते हैं उनसे 70% ब्लड तो वैसे ही आ रहा है, उसमें एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है। अगर एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो कितने परसेंट और ब्लड को वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा? 30% और ब्लड फ्लो को वो इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाएं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कोज्ड बाय द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू द ऑरिकुलर साइड बाय द एवी नोड एंड एवी बंडल। ये भी इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जो है वो एक्शन पोटेंशियल आता है। एक्शन पोटेंशियल एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आएगा, एवी नोड एवी बंडल इनसे होते हुए एट्रिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो एक्शन पोटेंशियल एट्रिया टू वेंट्रिकल आता है। जबकि इसमें क्या बता रखा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कोज्ड बाय द कंडक्शन ऑफ, किससे हो रहा है? कोज्ड बाय द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू द ऑरिकुलर साइड। ऑरिकुलर साइड या एट्रियल साइड जो है वो एक्शन पोटेंशियल नहीं जा रहा है। एक्शन पोटेंशियल कहां आ रहा है? एट्रिया टू वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बिलो एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम आइडेंटिफाई करें तो पहला आप देखें, हाइलम इज एन नोट्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी। तो आप ये देखें, हाइलम इज ए नोच लाइक स्ट्रक्चर फाउंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ ए किडनी। करेक्ट है। हाइलम कौन सी होती है? ये किडनी की कॉनकेव सरफेस ये होती है, तो ये कॉनकेव सरफेस है, इस पर हाइलम होती है मिड सरफेस पे। तो ये करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट। आगे देखें, इनर टू हाइलम इज ए ब्रॉड फनल शेप स्पेस कोल्ड कोर्टेक्स। ये जो फनल शेप स्पेस होता है उसको हम कोर्टेक्स नहीं कहते, ये क्या होता है? रीनल पेल्विस होता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। ये क्या क्या बता रहा है? कोर्टेक्स बता रहा है इसको। तो ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में आप देखें, आउटर लेयर ऑफ किडनी स्टफ कैप्सूल कौन सा होता है? रीनल कैप्सूल। 2 जोन्स में डिवाइड होता है, आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला। तो ये भी करेक्ट है।
मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड्स, तो ये भी करेक्ट है। 10-12 रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड जो है वो इसके मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो पूरे इनर मेडुला तक एक्सटेंडेड होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो गया। आगे देखें 106, इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स वेरी लिटिल into the medullary region. Such nephrons are called, कौन से नेफ्रॉन होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे। समझ में आ गई, क्योंकि यहां बात स्टार्ट किससे कर रहा है, इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स का मतलब ही क्या हो गया, कौन से ज्यादा होते हैं, 80 to 85% जो है वो होते ही कौन से, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। तो आगे जो बात चलेगी अब सारी आगे किस पर चलेगी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पे चलेंगी। तो इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, तो क्या आना चाहिए पहले में, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पहले दूसरे में दे रखा है, तीसरे में दे रखा है, तो नेफ्रॉन्स इसमें 3 में दे रखा है। आगे चले, द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, किसकी बात कर रहा है, मेजोरिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब कॉर्टिकल की बात करेंगे हम। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या करेंगे, टू शॉर्ट, इसमें दे रखा है, एक में ही दे रखा है, बाकी में दे ही नहीं रखा। आगे चले, एंड एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इनटू द मेडुलरी रीजन, सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर ही क्या जाएगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। आगे चलें 107, ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये रेगुलेशन ऑफ जीएफआर का क्वेश्चन है। जीएफआर को कैसे रेगुलेट करते हैं वो दे रखा है, द फॉलोइंग पाथवे शोज द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग जेजीए कंट्रोल। जेजीए कंट्रोल से रिलेटेड, जेजीए नियंत्रण से जुड़े हार्मोनल प्रतिक्रिया तंत्र को दर्शाता है। अब आप देखें, सबसे पहले दे रखा है फॉल इन जीएफआर। अगर जीएफआर डाउन हो गई तो सबसे पहले जेजीए एक्टिवेट होता है, और जेजीए एक्टिवेट होके क्या सिक्रीट करेगा, उसकी जेजी सेल्स है वो रेनिन सिक्रीट करेगी। तो ये यहां पे क्या जाएगा, रेनिन। एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। रेनिन किस पे काम करेगा, एंजियोटेंसिनोजन पे काम करेगा, जो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एंजियोटेंसिनोजन बनाएगा कौन, लीवर, लेकिन ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब ये इसको एक्टिव किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये इसको एक्टिव एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। वही एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड है वो किस पे काम करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करके क्या करवाएगा, उससे एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कराएगा। ये इससे एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवा रहा है, और ये एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, इंक्रीज जीएफआर एंड बीपी। ये एल्डोस्टेरोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम कर रहा है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रीट कर रहा है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम जो है वो क्या होता है, डीसीटी से सोडियम आयन एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। जब डीसीटी से सोडियम आयन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो कहां डिजोल्व हो जाएंगे, ब्लड में डिजोल्व होंगे। ब्लड में डिजोल्व होते ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो इसका मतलब बीपी बढ़ेगा और जीएफआर इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज्ड जीएफआर एंड बीपी। तो आप देखें एक ही जगह क्या आना चाहिए, रेनिन। रेनिन इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। बी की जगह क्या आना चाहिए, बी में एंजियोटेंसिन फर्स्ट, यहाँ एंजियोटेंसिन थर्ड दे रखा है, गलत हो गया। इसमें दे रखा है एंजियोटेंसिन फर्स्ट और इसमें दे रखा है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। यहां तक दोनों कॉमन चल रहे हैं। आगे देखें, इसमें आगे सी में एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कौन से में दे रखा है, इसमें दे रखा है। इसमें सेकंड में क्या दे रखा है, एएनएफ दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। अब सही कौन सा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, रेनिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एल्डोस्टेरोन हो जाएंगे। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 108। एसर्शन दे रखा है, पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर टू लीव स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट पोर्स। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है कि जो पोडोसाइट्स प्रेजेंट होती है उनमें, इन पोडोसाइट्स के अंदर लूप ऑफ हेनले, बोमेन कैप्सूल के अंदर जो पोडोसाइट्स होती हैं, इन पोडोसाइट्स के अंदर जो फ्लैट सेल्स होती हैं, उन फ्लैट सेल्स के बीच बीच में जो है वो इस तरीके से इंट्रिकेट होती हैं ये, कि इनके बीच बीच में स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन पोर बन जाते हैं। तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है, द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन परमिट्स। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किस किस के बीच बन रही है, यहाँ ग्लोमेरुलस है, यहाँ ये ग्लोमेरुलस है। तो ये आप देख रहे हो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो बन रही है इनके बीच में,
वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन परमिट्स फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा टू पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द बोमेन कैप्सूल। ये दे दिया ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट्स है वो फिल्टर होके नहीं आते, सबको परमिट नहीं करती। कौन सी चीज नहीं आती फिल्टर होके? प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो फिल्टर होके नहीं आती। क्लियर यहां तक? तो यहां दे रखा है वाटर एंड ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा, ऑल लगाते स्टेटमेंट पूरा इनकरेक्ट हो गया। क्लियर यहां तक? तो ये ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा टू पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, ऑल लग गया है, इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या आना चाहिए? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मसल्स। मसल्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है आपको। पहला दे रखा है मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। करेक्ट है। मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्म से राइज होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी मेसोडर्म से राइज होता है। तो ये क्या बता रहा है इसमें? पहला स्टेटमेंट ही क्या है? मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। तो मेसोडर्मल ओरिजिन की स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ये। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। अगले स्टेटमेंट पे आ जाओ। अबाउट 40% to 50% ऑफ द बॉडी वेट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई मसल्स। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 40 और 50% जो पार्ट है वो किससे कंपोज होता है? मसल से कंपोज होता है, मस्कुलर टिश्यू कंपोज कर रहा है। 30% पार्ट है वो कनेक्टिव टिश्यू कंपोज करता है, 10% नर्वस टिश्यू और 10% ही एपिथेलियल टिश्यू कंपोज करता है। क्लियर यहां तक? तो बॉडी वेट के कंप्लीट बॉडी वेट के रेफरेंस में अगर हम देखें तो मैक्सिमम बॉडी वेट अपनी बॉडी का में होता है तो कौन से टिश्यू का होता है? मस्कुलर टिश्यू का ही होता है, जो 40 to 50% बॉडी वेट को कंपोज करता है। तो पहला ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला है मसल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। तेजनशीलता भी होती है, संकुचन भी होता है और प्रसारियता फैलाव भी होता है। ये सारे प्रॉपर्टी जो है वो मसल्स की होती हैं। करेक्ट है स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है मसल्स आर वॉलंटरी इन एक्शन एंड कुड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। ये यहां गलत कर दिया। पहला स्टार्टिंग में क्या दे दिया? मसल्स आर वॉलंटरी इन एक्शन। वॉलंटरी इन एक्शन का मतलब कौन सी मसल्स हो गई? स्केलेटल मसल्स। और आगे क्या दे रखा है? कुड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट में जो मसल्स हेल्प करती हैं वो कौन सी मसल्स हेल्प करेंगी? स्मूथ मसल्स हेल्प करती हैं। फेलोपियन ट्यूब में अगर गैमेट्स चल रहे हैं या और किसी वास डिफरेंस वगैरह में चल रहे हैं तो वहां इनके अंदर जो है वो मूवमेंट जो होता है गैमेट्स का, वो गैमेट्स का मूवमेंट जो है वो कौन सी मसल से होता है? वहां विसरल मसल्स या हम कह सकते हैं स्मूथ मसल्स, उनके थ्रू मूवमेंट होता है। और ये क्या दे रखा है? वॉलंटरी इन एक्शन का मतलब कौन सी होगी? ये स्केलेटल मसल्स होगी। तो यहां ये गलत दे दिया। अगर स्केलेटल मसल्स है तो गैमेट ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं होता उसका। तो ये इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा चला जाएगा? फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट चला जाएगा। क्लियर यहां तक? आगे देखें। रिकॉग्नाइज द गिवन फिगर केयरफुली। दिए गए चित्र को ध्यान से पहचाने। ए जो है वो क्या दे रखा है? अभी स्टर्नम दे रखा है। बी क्या दे रखी है? रिब्स दे रखी हैं। रिब्स में ये स्टर्नल पार्ट और पीछे का जो है वो कौन सा होता है? वर्टिब्रल पार्ट होता है। सी जो है वो इसमें ट्रू रिब्स दे रखी हैं, 1 से लेकर 7 तक की ट्रू रिब्स है। और ये ट्रू रिब्स जो है उसका क्या रोल होता है? ट्रू रिब्स है वो किसको कहेंगे? जो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच हो, तो ये ट्रू रिब्स है। और उसके बाद डी में देखें तो फ्लोटिंग रिब्स है। डी 11, 12 है, फ्लोटिंग रिब्स होती है जो किसी से नहीं जुड़ती वेंट्रल साइड में। तो पहला दे रखा है इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली अटैच्ड विद देयर लोकेशन। इनकरेक्टली अटैच्ड जो है वो विद देयर लोकेशन, तो कौन सी बता रखी है इसमें? पहला देखें, ए वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। स्टर्नम हमेशा वेंट्रल मिड लाइन पे होता है। करेक्ट है ये वेंट्रल मिड लाइन पे होगा। अगला स्टेटमेंट देखें, बी वेंट्रल टू द स्टर्नम। बी कौन सी होगी? ये हो गई रिब्स वेंट्रल टू द स्टर्नम। स्टर्नम से कौन सी साइड में आके जुड़ रही है? अटैच हो रही है। स्टर्नम से वेंट्रल साइड आके अटैच हो रही है, प्रोस्थी के अधर सतह की तरफ अटैच होती हैं। ये भी करेक्ट है। बी रिब्स होती हैं, तो रिब्स है वो डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली किससे अटैच है? वेंट्रली जो है वो ये अटैच होंगी इसके स्टर्नम से। तो ये वेंट्रली अटैच टू स्टर्नम, सही है।
ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है सी, अटैच्ड वेंट्रली टू वर्टिब्रल कॉलम। सी जो है वो क्या दे रखी है, ये दे रखी है सी ट्रू रिब्स है, और इसमें दे रखा है अटैच्ड वेंट्रली टू द वर्टिब्रल कॉलम। ये गलत है, वेंट्रली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच नहीं होती। वर्टिब्रल कॉलम से किस साइड अटैच होती है, डोर्सली अटैच होती है। वेंट्रली किसके साथ अटैच होती है, स्टर्नम से अटैच होती है। तो ये इनके अंदर जो है वो गलत हो गया, वेंट्रली अटैच वेंट्रली टू वर्टिब्रल कॉलम। और डी वेंट्रली अनलिंक्ड, डी कौन सी है, फ्लोटिंग रिब्स है, वेंट्रली अनलिंक्ड, वेंट्रल साइड किसी से अटैच नहीं होती, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कह रहे हैं। तो ये भी जो है वो करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट है वो कौन सा हो गया, इनकरेक्ट मैचिंग पूछी है, तो इनकरेक्ट अटैचमेंट है वो कौन सा है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट अटैचमेंट बता रखा है। क्लियर यहां तक। आगे देखें 111 में आइडेंटिफाई द साइनोवियल जॉइंट्स अमंग द गिवन ऑप्शन। साइनोवियल जॉइंट है वो इनमें से कौन कौन से हैं, बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल जॉइंट है, हिंज जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है, पाइवट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है, जिनके बीच में बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जिसके कारण बोन्स है वो एक दूसरे पर फ्री मूवमेंट कर सकती हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सचर्स कौन से होते हैं, फाइब्रस जॉइंट और प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये दोनों एक कार्टिलेजिनस है और एक फाइब्रस जॉइंट है। साइनोवियल कौन कौन से हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पूछा क्या इसमें, साइनोवियल जॉइंट ही बताने आपको, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगले पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट विसरल नर्वस सिस्टम। ट्रू स्टेटमेंट आपको बताने हैं विसरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो कौन कौन से स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पहला देखें, इट इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सही है। विसरल नर्वस सिस्टम समझ रहे हो ना किसको कह रहे हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही विसरल नर्वस सिस्टम होता है, समझ में आ गई। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के विसरल ऑर्गन्स पे काम करता है, विसरल ऑर्गन्स और इनवॉलंटरी मसल्स के एक्शन को रेगुलेट करता है, इसलिए उसको विसरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। और विसरल नर्वस सिस्टम अपने आप में किसका पार्ट है, पीएनएस का पार्ट होता है। ये दो पार्ट है पीएनएस में, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम। क्लियर यहां तक। तो पहला स्टेटमेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का पार्ट है। इट कंप्राइजेस द कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस। नर्व, उनके गैंग्लिया गुच्छक और उनकी जालिकाओं से बना हुआ पार्ट होता है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कंस्टिट्यूट्स द कनेक्शन बिटवीन द सीएनएस एंड द विसरा। सीएनएस और विसरल ऑर्गन्स है इनसे बना होता है। तो सीएनएस से निकलने वाली जो नर्व फाइबर है, नर्व ट्रैक्ट है, वही आगे चल के जो है विसरल ऑर्गन्स तक जाती हैं और विसरल ऑर्गन्स तक जाके उनके फंक्शन को रेगुलेट करवाती हैं आगे। क्लियर यहां तक। तो सीएनएस से निकलने वाली नर्व है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है, और वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है, विसरल नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। क्लियर यहां तक। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ट्रू स्टेटमेंट हो गए इसके। आगे चलें 113, read the given statements and select the option which fill in the blank correctly. A nerve impulse is from one neuron to another through junction called of an impulse across a electrical synapse is very similar to impulse along in a single axon. इसका मतलब यहां बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है भाई, दो तरह के सिनेप्स बनते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है और एक केमिकल सिनेप्स हो रहा है। यहां बात हो रही है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की। ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन, कंडक्शन की तरह ही होता है। तो फोर्थ में तो क्या आना चाहिए यहाँ, कंडक्शन इज वेरी सिंपल टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सोन। एक सिंगल एक्सोन में चलता है वैसे ही इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। अब आगे यहां देखें शुरुआत से, ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, ट्रांसमिट का मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कोल्ड सिनेप्सिस। किससे होगी, तो पहले में ट्रांसमिटेड आ जाएगा, दूसरे में किसके थ्रू, थ्रू जंक्शन कोल्ड। जंक्शन को क्या कहेंगे, दो न्यूरॉन्स का जंक्शन, एक न्यूरॉन की टिलोडेंड्रिया और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स, इन दोनों के बीच जो जंक्शन बनेगा वो क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। अब वो सिनेप्स दो तरह के हैं, या तो इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल सिनेप्स। अब आगे इसमें देखें, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शन कोल्ड सिनेप्सिस, ये सही है यहां तक। फिर आगे दे रखा है और सिनेप्सिस ट्रांसमिशन ऑन
of an impulse across a electrical synapse is very similar to, ट्रांसमिशन आ जाएगा, is very similar to impulse conduction along a single axon, impulse conduction along a single axon। इसका मतलब फर्स्ट आंसर इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। करेक्ट जो है वो फिल इसमें हो जाएंगे सारे। आगे देखें 114, वो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें आप देखें असर्शन दे रखा है अराइवल ऑफ एन इंपल्स एट द एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल पर इंपल्स आ रहे हैं, ये एक्सोन टर्मिनल होते हैं। एक्सोन टर्मिनल पे आपको ध्यान है सिनेप्टिक नोब होती हैं जिनमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इनमें से सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने को स्टिमुलेट करेगा ये। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब आगे देखें द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आयन चैनल्स की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आयन चैनल की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन कौन से आयन चैनल की? यहां जो है वो क्या होता है, इनमें अगली न्यूरॉन जो है उसके डेंड्राइट्स, अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है वो इनको रिसीव कर रहे हैं। तो ये अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट्स इसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये कौन सी हो गई, पोस्ट सिनेप्टिक या प्री सिनेप्टिक? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो आयन चैनल है वो किसको खोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर है वो इसके खुद के आयन चैनल को खोलेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के आयन चैनल को खोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि प्री सिनेप्टिक के लिए। यहां क्या दे रखा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के आयन चैनल खोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के आयन चैनल्स को खोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर यहां तक? तो ये भी, ये इनके अंदर जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद देखें 115, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम मैचिंग का है पोन्स। पोन्स क्या काम करेगा, इंटरकनेक्ट ब्रेन रीजन थ्रू द फाइबर ट्रैक्ट। ब्रेन के डिफरेंट जो रीजन होते हैं, ब्रेन के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, रिले सेंटर के रूप में काम करता है। सेरिबेलम कॉन्वोल्यूटेड सरफेस टू एकोमोडेट न्यूरॉन्स। सेरिबेलम के अंदर भी क्या होता है, खूब सारे जो है वो इनके अंदर ये इस टाइप से सल्काई गायरी जो है वो सेरिबेलर हेमिस्फीयर में होती हैं। ये भी क्या करती हैं, और ज्यादा न्यूरॉन्स के लिए जो है वो एकोमोडेट करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करती हैं। करेक्ट है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, ये भी करेक्ट है। और मेडुला कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, इसके साथ ये मैचिंग करेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा किस किस के साथ मैचिंग करेगा, तो ए के साथ सेकंड, ए के साथ सेकंड वैसे दे ही एक में रखा है, बी के साथ थर्ड ये भी सही है, सी के साथ हाइपोथैलेमस फर्स्ट सही है, और डी के साथ फोर्थ सही है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। Which one of the following pair of hormones are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside it, mostly in the nucleus? इसका मतलब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इनमें से कौन से हार्मोन के लिए होते हैं? तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके, मेम्ब्रेन को पार करके कहां तक पहुंच गए, सेल के न्यूक्लियस तक पहुंच गए, और न्यूक्लियस के अंदर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, जीनोम के एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। ऐसे हार्मोन कौन कौन से हैं? या तो थायराइड हार्मोन या फिर स्टीरॉयड हार्मोन होंगे। तो थायराइड और स्टीरॉयड हार्मोन है वो ऐसे हार्मोन है जिनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर आने के बाद हार्मोन के जीन एक्सप्रेशन को वो चेंज कर देते हैं। क्लियर यहां तक? तो ऐसे कौन कौन से हार्मोन है, कोर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, दोनों स्टीरॉयड हार्मोन है ये। और बाकी आप देख रहे हो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन होते हैं, ये भी नहीं है। इनमें थायरोक्सिन पॉसिबल है, इंसुलिन नहीं होगा। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। आगे चले, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पीटीएच इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड दस इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। करेक्ट है, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज कर सकता है। अगला देखें, एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स लीडिंग टू इंपेयर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। करेक्ट है।
एडिशन डिजीज किसके कारण होती है? कार्बोहाइड्रेट, ये कोर्टिसोल हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो कोर्टिसोल हार्मोन की डेफिशिएंसी, कोर्टिसोल हार्मोन की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो इंपेयर्ड हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देखें, मैच द फॉलोइंग कॉलम। केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है ये। मैच द कॉलम, पहला दे रखा है रिड्यूसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस करना, उसको कम करना। इससे क्या फायदा होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो किसका काम रहेगा? ग्लूकेगोन हार्मोन का। ग्लूकेगोन हार्मोन जो है वो क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करता है। सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करना, रिड्यूस करने का मतलब ही क्या हुआ है? सेल्स को ग्लूकोज यूज नहीं करने देगा। तो सेल्स जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं करेगी तो वो ग्लूकोज किस में रह जाएगी? ब्लड में वो ग्लूकोज बनी रह जाएगी। ब्लड में बनी रह जाएगी तो ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज रह जाता है। इसीलिए ग्लूकेगोन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। तो करेक्ट है। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, इंसुलिन करेगा ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम। बढ़ रही है ग्लूकोज तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके इंसुलिन है वो क्या करता है? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मेंटेनेंस एल्डोस्टेरोन करता है। एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो कोर्टिसोल हार्मोन करता है। क्लियर यहां तक? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए के साथ फोर्थ, ए के साथ फोर्थ वैसे एक में ही दे रखा है, एक के साथ फोर्थ, बी के साथ थर्ड, बी के साथ थर्ड आ गया, सी के साथ सेकंड, सी के साथ सेकंड, तो सी के साथ सेकंड ये आ गया। और उसके बाद जो है वो डी एंटी इंफ्लामेटरी फर्स्ट ये आ गया। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। क्लियर? आगे चलें। 119, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन टेक्स प्लेस। पार्चुरेशन के लिए कौन कौन सी स्टेज जो है वो किस सीक्वेंस में पार्चुरेशन होगा? तो हर स्टेज को आपको एक सीक्वेंस वाइज बताना है कि सबसे पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। तो सबसे पहले सर्विक्स जो होती है, बर्थ केनाल, वो डायलेट होती है। और सर्विक्स बर्थ केनाल के डायलेट होने के बाद जो है वो फीटस का एक्सपल्जन होता है। फीटस बाहर आएगा, बच्चे की डिलीवरी होगी। और उसके बाद जो है वो थर्ड, बच्चे की डिलीवरी होने के बाद जो है वो प्लेसेंटा की शेडिंग होती है। उसके बाद प्लेसेंटा रिमूव होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, उसके बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, फिर शेडिंग ऑफ प्लेसेंटा। तो सर्विक्स डायलेट होगी, बर्थ कैनाल डायलेट होगी तो बच्चे की डिलीवरी होगी। और बच्चे की डिलीवरी होने के कुछ टाइम के बाद प्लेसेंटा जो है उसकी शेडिंग होती है, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। क्लियर यहां तक? तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला देखें, गिवन फिगर शोज schematic representation of a normal 28 days of menstrual cycle in human female. Identify the three phases, first, second and third of menstrual cycle. अब इनमें आप देखें, यहां ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद जो है वो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है? 28 तक कौन सी फेज चलेगी? लुटियल फेज। तो फर्स्ट में तो क्या आनी चाहिए? ये तो लुटियल फेज होगी। समझ में आ गई? लगभग 14 डे की जो है वो लुटियल फेज चलती है। उसके बाद 4-5 दिन तक कौन सी फेज चलेगी? मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद लुटियल फेज के बाद मेंस्ट्रुअल फेज, और ये कौन सी रहेगी? फॉलिकुलर फेज। तो ये इसकी फॉलिकुलर फेज रहेगी। तो इसमें आप देखें, फर्स्ट लुटियल फेज, सेकंड, फर्स्ट लुटियल फेज कौन से में आ रही है? थर्ड में आ रही है। फर्स्ट लुटियल फेज, सेकंड मेंस्ट्रुअल फेज और थर्ड फॉलिकुलर फेज। आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसमें आपको अकॉर्डिंग टू डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो लुटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज और फॉलिकुलर फेज। क्लियर? 121, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें स्टेटमेंट्स का करेक्ट सेट जो है वो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। First, during luteal phase, the corpus luteum secretes a small amount of progesterone, which is essential for luteum regression. ये गलत है। जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लार्ज अमाउंट सिक्रीट करेगी। पहली बात तो ये स्मॉल अमाउंट की बजाय लार्ज अमाउंट सिक्रीट करती हैं प्रोजेस्टेरोन का। और उसके साथ साथ आगे दे रखा है विच इज एसेंशियल फॉर लुटियम रिग्रेशन, जो लुटियम रिग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है वो। क्लियर यहां तक? तो ये इनकरेक्ट हो गया। अगला, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन
द स्पर्म इंटरेक्ट विद जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन विच इंड्यूस एंजाइमेटिक एक्शन टू प्रिवेंट पोलिस्पर्मी। ये करेक्ट है। पोलिस्पर्मी को रोकने के लिए जो है वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है इनमें, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स और जोना पेलुसिडा में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती हैं और उसके कारण एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है जो अनदर स्पर्म्स की एंट्री को रोक देते हैं। तो पहला, सेकंड करेक्ट हो गया। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन इंड्यूसेस रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोलैक्टिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। गलत है। एस्ट्रोजन, पार्चुरेशन के सिग्नल जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इंड्यूस नहीं करते। क्लियर यहां तक। उसके बाद by the end of first trimester the development of limbs and external genital organs of fetus are evident। सही है ये। by the end of first trimester, थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उस टाइम तक उसके अंदर सारे के सारे जो है वो लगभग बॉडी ऑर्गन्स और जिनाइटल ऑर्गन्स है वो डेवलप हो चुके होते हैं। क्लियर यहां तक। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड इनसाइड बाय सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया। ये भी करेक्ट है। पूछा क्या है इसमें, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के करेक्ट सेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना आपको। तो कौन कौन से हैं करेक्ट, करेक्ट जो है वो कौन कौन से हो गए। इनकरेक्ट तो फर्स्ट और थर्ड है, उसके बाद सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, फिफ्थ करेक्ट है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट है। तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। नेक्स्ट, सेकंड हो गया क्वेश्चन इसका आंसर, सेकंड हो गया। 122 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स के बारे में एक जो है वो सारे स्टेटमेंट्स जो है उसको कंसिडर करेंगे। एक्स इज एन इम्प्रूव्ड प्रोग्राम विच क्रिएट्स अवेयरनेस एंड अमंग पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्स इज एन इम्प्रूव्ड प्रोग्राम है। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम का मतलब पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फिर उसको नाम चेंज करके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया, उसको और आगे इंप्रूव करके जो है वो नया प्रोग्राम जो स्टार्ट किया, वो कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया, किस नाम से हुआ, नया जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था इसमें फैमिली वेलफेयर के बाद में चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम थर्ड जो है वो आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH प्रोग्राम जो है वो इसका इम्प्रूव्ड प्रोग्राम था। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम विच क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगला, प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ये तैयार करने के लिए जो है वो कौन सा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो RCH प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट किया था। थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखें, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम मैचिंग करवानी है। सहेली का क्या फंक्शन होगा, सहेली ओरल पिल्स है और ओरल पिल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना है। ओरल पिल्स है वो क्या काम करेंगे, ओरल पिल्स को का फंक्शन जो होता है वो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना होता है। तो सहेली ओरल पिल है तो क्या करेगी, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। यह आ जाएगा इसके साथ। डायफ्राम बैरियर होता है, तो बैरियर जो होते हैं वो हमेशा किस पैटर्न पे काम करते हैं, किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, ये स्पर्म और ओवम की फिजिकल मीट को रोकते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, डायफ्राम प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द सर्विक्स, सर्विक्स तक जाने से रोकेंगे स्पर्म को। स्पर्मिसाइड्स जो है वो क्या करते हैं, स्पर्म किलिंग एजेंट होते हैं। ये बैरियर के साथ ही यूज होते हैं जो क्या काम करते हैं, स्पर्म्स को किल करने का काम करेंगे। तो इसके साथ ही आ जाएगा लिपेज लूप इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है IUD है, इसके साथ ही आ जाएगा। तो सहेली के साथ सेकंड, तो सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर यहां तक। अब आगे चले, डायफ्राम के साथ थर्ड, डायफ्राम के साथ थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। अगला स्पर्मिसाइड्स फोर्थ, स्पर्मिसाइड्स फोर्थ इसमें है, इसका मतलब करेक्ट आंसर सेकंड चला जाएगा। और उसके बाद लिपेज लूप IUD है, ये इसके साथ हो गई। तो आंसर करेक्ट जो है वो कौन सा जाएगा, सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर यहां तक। अगला देखें, द डायग्राम गिवन बिलो शो द स्टेप ऑफ IVF प्रोसीजर। ये IVF की प्रोसीजर चल रही है। IVF की प्रोसीजर के अंदर जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कहाँ की जा रही है, यहाँ की ओवरी से ओवा को कलेक्ट किया, इनको निकाल लिया, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ले लिया और यहाँ से मेल डोनर से जो है वो स्पर्म को लेके और इनका फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ करवा रहे हैं, ग्लास एपरेटस में करवा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ग्लास एपरेटस में फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जो है वो जाइगोट को
किस में ट्रांसफर कर देंगे, या तो फेलोपियन ट्यूब में, या फिर अगर उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आगे करवा रहे हो तब उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहला ये दे रखा है, रीड द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इट। कौन कौन से स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है? पहला है, द आईवीएफ टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। क्लियर यहां तक? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाया जा रहा है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो करवाया जाता है वो आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड करवाया जाता है, जहां बॉडी के जैसे सिमिलर कंडीशन जो है वो किस में अवेलेबल करवाई जाती है? आर्टिफिशियल तरीके से अवेलेबल करवाई जाती है। दिस इज पॉपुलरली नोन एज टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम। करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसको क्या कहते हैं? आईवीएफ जो टेक्निक है इसको टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम भी कहेंगे। थर्ड है, इन दिस टेक्निक ओवा फ्रॉम फीमेल डोनर और वाइफ एंड स्पर्म्स फ्रॉम द मेल डोनर और हस्बैंड आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। इनको आर्टिफिशियल तरीके से कलेक्ट करके और क्या करते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाते हैं? आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में जो है वो इनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू ए फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। ये क्या होता है? ये आईवीएफ कौन सा आता है? ये इन विवो फर्टिलाइजेशन के लिए होता है, जिसके अंदर ओवा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जीआईएफटी टेक्निक जो पढ़ी होगी आपने, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर होता है। तो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इसका पार्ट नहीं होता, ये इसमें नहीं होगा। तो इसके लिए पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछे इसमें, रीड द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इट। इससे रिलेटेड स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है। इसमें फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो किसका है? इन विवो फर्टिलाइजेशन का है, जहां गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर कोई फीमेल ओवा प्रोडक्शन में इनकेपेबल होती है, उसके अंदर किसी भी डोनर फीमेल के ओवा को ट्रांसफर कर देते हैं, उसको कहते हैं जीआईएफटी। अगला देखें 125, ऑन क्रॉसिंग टू हेट्रोजाइगस टोल प्लांट्स टीटी a total of 600 plants were obtained in F1 generation. What will be the number of tall and dwarf plant obtained in F1 generation? तो इसमें देखिए, ऑन क्रॉसिंग टू हेट्रोजाइगस टोल प्लांट, टू हेट्रोजाइगस टोल प्लांट है, इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा भी कैसा हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके बीच क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसकी F1 जनरेशन ले रहे हैं, आगे अगली जनरेशन इसकी लेंगे। तो आप देखो क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्या रेशियो आ रहा है? 3:1, 3 टोल एंड 1 ड्वार्फ। अब 600 है, तो 600 में से 3:1 का अगर रेशियो ले तो टोल प्लांट तो कितने आ जाएंगे? 450, और ड्वार्फ प्लांट कितने आ जाएंगे? 150 आ जाएंगे। ये रेशियो 3:1 का लेना है। तो 3:1 का लोगे तो 600 में से 3 × 4/600, तो क्या जाएगा? 150। 150 को इससे करो तो क्या जाएंगे? 450। समझ में आ गई? ये 450 आ जाएंगे और ये कितने आ जाएंगे? 150 आ जाएंगे। 1/4 इंटू 600, तो 1/4 इंटू 600 तो 150, तो 150 का ये आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 450 एंड 150 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? आगे देखें, आइडेंटिफाई द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 generation are dominant and red, small r recessive and white in the snapdragon plant showing incomplete dominance. स्नैपड्रैगन प्लांट में जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेंगे तो कैपिटल R, स्मॉल r। गैमेट कौन से बन गए? कैपिटल R, स्मॉल r। इनका क्रॉस करवाया तो F1 में क्या जाएंगे? कैपिटल R, स्मॉल r। जीनोटाइप तो आ जाएगा ये। अब स्नैपड्रैगन की बात कर रहे हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हो, तो ना तो ये रेड होगा ना ये व्हाइट होगा। क्या फिनोटाइप रहेगा इसका? फिनोटाइप जो रहेगा वो इसका पिंक रहेगा। तो इसमें पूछा क्या? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पूछा है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप तो होगा कैपिटल R, स्मॉल r, और फिनोटाइप होगा पिंक। तो कैपिटल R, स्मॉल r और जीनोटाइप जो है कैपिटल R, स्मॉल r हो गया, और फिनोटाइप क्या हो जाएगा इसका? पिंक हो जाएगा। क्लियर? आगे देखें, हाउ डज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू जीन्स changes as the distance between the genes. डिस्टेंस जीन के बीच की अगर ज्यादा होती है तो लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस कम है लिंकेज ज्यादा होगा। क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लिंकेज जितना ज्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतना कम होगा।
लिंकेज कम होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। क्लियर यहां तक? तो क्रॉसिंग ओवर तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जीन्स के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा होगा, और लिंकेज उतना ही कम होगा। तो इसमें आप देखें, लिंकेज इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स डिक्रीज। समझ आ गया ना? यहां इंक्रीज दे रखे हैं, यहां डिक्रीज दे रखा है, अनअफेक्टेड डिक्रीज दे रखा है। करेक्ट क्या आना चाहिए? थर्ड आ जाएगा। लिंकेज है वो इंक्रीज होगा कब? जब डिस्टेंस जीन के बीच की कम होगी तो इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो इसमें जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी, लिंकेज ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी, लिंकेज कम होगा। क्लियर? थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलें, इसमें कॉलम मैचिंग का इवोल्यूशन के क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखें, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ये इसमें पूछा है फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर जो है वो इनमें से कौन सा है? पहला ओपेरिन एंड हेल्डेन, क्या बताया था? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इनसे फर्स्ट लाइफ ओरिजिन हुई है। सही है ये। पैनस्पर्मिया थ्योरी, मीटियोराइट्स फ्रॉम आउटर स्पेस, अनदर स्पेस से मीटियोराइट्स या पैनस्पर्म्स जो है वो अर्थ पर आए, उन्होंने एक नए सिरे से नई लाइफ को अराइज कर दिया, ये भी सही है। एसएल मिलर, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, एसएल मिलर ने क्या बताया था? डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से बने नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो है फर्स्ट लाइफ है वो अराइज हुई है। इस बात को एसएल मिलर ने प्रूव किया था, लेकिन इसमें जो है वो डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से अचानक से फर्स्ट लाइफ के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने क्या बताया था? एमिनो एसिड की ओरिजिन के बारे में बताया था। तो ये इनकरेक्ट हो गया। एल्फ्रेड वेलेस थ्योरी, सिमिलर टू नेचुरल सिलेक्शन, ये सही है। डार्विनियन थ्योरी और एल्फ्रेड वेलेस की थ्योरी जो है वो लगभग सिमिलर है, इन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन को ही फॉलो किया था। तो इसमें पूछा इनकरेक्ट मैच जो है वो कौन सा है? तो इनकरेक्ट मैच कौन सा हो गया? थर्ड इनकरेक्ट मैच हो गया। एसएल मिलर थ्योरी है, उसने डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने केवल एमिनो एसिड जैसे जो है वो ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन को सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था, डिस्क्राइब किया था। क्लियर यहां तक? तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट डिफरेंस जो है वो कौन से हैं? समझ गए इनके अंदर से? तो पहला, लेमार्किज्म इज डज नॉट कंसीडर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थ्योरी, ये सही है। लेमार्किज्म और डार्विनिज्म में ये करेक्ट डिफरेंस था। इन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं बताई थी, जबकि डार्विन ने मेन फोकस इसी पर किया था कि एग्जिस्ट वही कर पाएगा जो स्ट्रगल करने के बाद अपने आप को बचा सके, जो अपने आप में एडेप्टिव वेरिएशन को डेवलप कर सके। तो ये करेक्ट है। ओनली यूजफुल वेरिएशन आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये उल्टा दे दिया। ये बात किसने बताई थी? लेमार्क ने। ये चीज लेमार्क ने बताई थी। ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये लेमार्क का कंसेप्ट था और ये डार्विन का कंसेप्ट था। तो ये उल्टे दे दिए, तो ये इनकरेक्ट हो गए। तो ये इनकरेक्ट डिफरेंस जो है वो ये हो गया। अगला देखें, नेग्लेक्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन, लेमार्क ने कहीं भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कोई बात बताई नहीं थी, इसको इसने नेग्लेक्ट किया था। बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये पूरी थ्योरी किस पर बेस्ड है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर बेस्ड थ्योरी थी। बेस्ड ऑन यूज एंड डिसयूज, ये सही है। बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, ये सही है। ये नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है और ये ऑर्गेन के यूज और डिसयूज पर बेस्ड होता है। तो इनमें इनकरेक्ट डिफरेंस बताना, तो इनकरेक्ट डिफरेंस जो है वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड जो है वो इसका इनकरेक्ट डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें देखना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन गिव राइज टू, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है गिव राइज टू होमोलोगस ऑर्गेन्स। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण क्या बनेंगे भी? होमोलोगस। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण होमोलोगस ऑर्गेन्स बनते हैं। अगला है, द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया
एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेंगे भी? ये दोनों जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। कौन सा इवोल्यूशन शो करेंगे ये? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों ओरिजिन में सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब होमोलोगस ऑर्गेन है, और होमोलोगस ऑर्गेन है वो किसका रिजल्ट होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होता है। तो सेकंड में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अगला है द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गेन। ये एनालोगस ऑर्गेन या एनालॉजी के एग्जांपल होंगे, ये एनालोगस ऑर्गेन्स होंगे। द बैट एंड चीता हैव सिमिलर पैटर्न ऑफ फोर लिम्ब बोन, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेन्स। किस टाइप के ऑर्गेन्स होंगे? ये भी होमोलोगस ऑर्गेन्स होंगे जिनके अंदर फंक्शन डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन सेम है, तो ये होमोलोगस ऑर्गेन्स है। अब इनमें जो है वो आपको करेक्ट मैचिंग देखनी है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ टू स्टेटमेंट्स। होमोलोगस ऑर्गेन्स फर्स्ट में, थर्ड में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, थर्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसमें आर द एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा एग्जाम्पल ऑफ, ये ऑर्गेन्स तो कौन से हो गए? एनालोगस। और किसका एग्जाम्पल है, किसके कारण हो रहे हैं ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हो रहे हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हुए हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हुए हैं तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये इनके अंदर जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ जाएगा यहाँ। तो ये इनके अंदर जो है ये इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आएगा यहाँ। तो यहां आ जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। तो होमोलोगस ऑर्गेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सेकंड में दे रखा है एनालॉजी, सेकंड एनालॉजी गलत है। थर्ड में दे रखा है फर्स्ट एनालोगस ऑर्गेन, गलत है, होमोलोगस ऑर्गेन है। फिर यहां दे रखा है थर्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फोर्थ एनालोगस ऑर्गेन, और एनालोगस ऑर्गेन नहीं होगा यहाँ, होमोलोगस ऑर्गेन है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गेन है। और किसके एग्जाम्पल है ये जो है वो इनके अंदर जो दे रखा आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल है। एनालोगस ऑर्गेन है और एनालोगस ऑर्गेन जो है वो किसका रिजल्ट होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। क्लियर? इसके बाद देखें 131, PP is a type of selection that favors both small size and large sized individuals. PP eliminates most of the members with mean expression. मीन एक्सप्रेशन वाले तो एलिमिनेट हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो इसके दूसरे जो है वो स्मॉल साइज वाले अलग हो गए और लार्ज साइज वाले जो है वो दोनों अलग हो रहे हैं से। ये दोनों जो है वो अपने अपने पीक लेवल पर हैं। तो इसमें नंबर्स विद मीन एक्सप्रेशन सो एज टू प्रोड्यूस टू पीक्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रैक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्ट जो है उसके अंदर दो अलग अलग कर्व बन रहे हैं और दोनों अपने अपने पीक लेवल पे हैं। किस तरह का? आइडेंटिफाई पीपी। तो किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन है? तो किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन हुआ? डिसरप्टिव सिलेक्शन हुआ। अगर दो अलग अलग सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाए पॉपुलेशन और दोनों सब पॉपुलेशन अपने अपने पीक लेवल पे हो, तब हम क्या कहेंगे? ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो किसका होता है? डिसरप्टिव सिलेक्शन का होता है। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू फॉलोइंग मीन्स। निम्नलिखित माध्यमों से फैलने वाले जीवाणु रोग की पहचान करें। तो किस किस से ट्रांसमिट हो सकता हो? ड्रोपलेट्स रिलीज्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, released droplets aerosol inhaled by the healthy person, sharing contaminated objects such as glasses and utensils with an infected person। इन तीनों से जिसका ट्रांसमिशन हो सकता हो ऐसी बैक्टीरियल डिजीज आपको बतानी है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज इन चारों ऑप्शन में से है कौन कौन सी? टाइफाइड बैक्टीरियल है और निमोनिया बैक्टीरियल है। ये कैसी होगी? डेंगू वायरल डिजीज है और एस्केरियासिस है वो एल्मिंथिक डिजीज है। तो ये दो ही डिजीज ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। टाइफाइड है वो हमेशा किससे होता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। जबकि अब पूछा क्या इनमें, इन मेथड से ट्रांसमिशन किसका होता है? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? न्यूमोनिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर करेक्ट होगा इसका। आगे देखें 133, एक्सेप्ट स्किन अदर फिजिकल बैरियर विच ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ।
म्यूकस की कोटिंग जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग में किन किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रही हैं और बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक रही हैं, जो माल्ट बना रही हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फो टिश्यू बना रही हैं, वो कौन कौन सी होंगी? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सही है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी सही है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी सही है। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में नहीं होती। म्यूकोसा की जो लेयर है वो किन में प्रेजेंट होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। अगर कोई सांस के साथ बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं तो उनको ट्रैप कर लेगी वहां पे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी होती है, फूड के साथ आ रही है तो भी उसको ट्रैप करेगी, और या फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट में होती हैं, जो अगर इन अपर्चर्स के थ्रू आ रही हैं तो उनको भी ये रोक लेते हैं। तो ये इनके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है उनके अंदर ये एपिथेलियम प्रेजेंट होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ। अगला देखें 134, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैंसर? कैंसर के रिगार्डिंग जो है वो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? कैंसर ट्यूमर्स आर of two types, benign and malignant, which are formed because cancer cell have the loss of property of contact inhibition. तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी सेल्स के अंदर लॉस्ट हो जाती है, उसके कारण जो है वो क्या होता है, उनमें प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिव ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही वो प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिव ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है और सेल्स रैपिड डिवीजन करना शुरू कर देती हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप होकर सेल्स जो है वो क्या बना देती हैं? ट्यूमर बनाने लग जाती हैं। वही कैंसर का प्रिकर्सर होता है। क्लियर यहां तक? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बिनाइन ट्यूमर्स आर लोकलाइज्ड ट्यूमर्स लाइक ओरल कैंसर एंड कोज लिटिल डैमेज, ये भी सही है। ओरल कैंसर जो होता है वो अपने आप में बिनाइन ट्यूमर होता है, एक जगह लोकलाइज ट्यूमर बन जाती है, उसको ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है और ये कोई ज्यादा घातक नहीं होती, ये भी करेक्ट है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स लाइक ल्यूकेमिया सो मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है जैसे ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर किसी में हो गया, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर सेल कैंसर सेल जो है वो अनदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है और वहां नई नई जगह पे जाके नई नई ट्यूमर्स बना देती हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टबैको स्मोक कोज लीवर कैंसर, ये गलत है। कार्सिनोजन जो टबैको में प्रेजेंट होता है वो कार्सिनोजन जो है वो मोस्टली जो है वो किसका कैंसर करेगा? लंग्स का कैंसर करता है, थ्रोट कैंसर कर देता है, ओरल कैंसर कर देता है। लीवर कैंसर जो है वो उसमें नहीं होता। क्लियर यहां तक? अगला, एक्सरेज एंड गामा रेज आर आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, लाइक यूवी रेज। यूवी रेज कैसी होती है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है एंड कॉजेज डैमेज टू डीएनए एंड लीड टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इनकरेक्ट है। एक्सरेज और गामा रेज है वो आयनाइजिंग रेडिएशन है और यूवी रेज है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, जबकि ये क्या बता रहा है? लाइक यूवी रेज, यूवी रेज की तरह नहीं होती है, ये अलग होती है, और यूवी रेज है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो कौन कौन से रहेंगे इसके? तो इसमें कैंसर से रिलेटेड करेक्ट रिगार्डिंग कैंसर पूछा है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो इससे रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो इससे कैंसर से रिलेटेड है। अगला है प्लांट हैविंग स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, एट्रोपा बेलाडोना जो होता है अश्वगंधा, इसके अंदर जो है वो क्या होती है? इसमें हेलुसिनोजेनिक नेचर होती है। एट्रोपा बेलाडोना में, डटूरा एल्बा में ये हेलुसिनोजेनिक नेचर के प्लांट होते हैं। क्लियर? तो ये आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे आपने देखा अभी तक आपने इतने सारे पेपर कर लिए, शायद एनटीए के पास इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आप नहीं कर सकें। अगर जिसने कंसंट्रेट होके पूरी मिड सेशन टेस्ट सीरीज को अच्छे से ज्वाइन करके और पूरे मंथ से एग्जाम को दिए हों, सारे पेपर्स दिए हों, तो आप ये 100% सिक्योर हो कि इनसे बाहर अब ऐसा कुछ नहीं बचता जिसमें नए क्वेश्चन बना के दे दिए जाए। हो सकता है वर्डिंग चेंज हो जाए, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाए, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं बचता जो क्वेश्चन नए आ जाए फ्रेम होके। क्लियर? तो ये ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, अच्छा पेपर करके आए और आगे एनटीए का जो पेपर लगे, नीट का पेपर लगे, उनमें सारे बच्चे सिलेक्ट हों। सभी को ऑल द बेस्ट, बाय।